हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हालांकि संडे है और संडे को कोई भी वीडियो नहीं आती है, बट जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन छूट गए थे तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आप लोग बिल्कुल फ्री होंगे हम लोगों की तरफ से। ठीक है, तो इतना पढ़ लेंगे तो कोई ज़्यादा नहीं होगा। एंड ये डेली मैं बोलती थी कि लाऊंगी लाऊंगी, पीछे होता जा रहा है, इसलिए मैंने यही डे चूज किया कि आज जितने क्वेश्चन हो जाते हैं करवा देती हूँ, क्योंकि हमारे 9th क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर वाइज हैं। तो मैंने एक चैप्टर का लिया है और यहाँ पे पूरा आज करवाएंगे। देन उसके बाद ऐसे ही करके हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रियल में जो चीज़ें एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं क्या वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर आना चाहिए और इसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी हमें पता चलेगा। तो इसमें अभी आज हम लोग, हालांकि हमारा 10th क्लास भी कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे अभी 9th क्लास के क्वेश्चन ही मैंने नहीं करवाए थे, तो उसके लिए थोड़ा देरी से लाई, तो उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाऊंगी और एक्सप्लेन के साथ करवाऊंगी, पूरा उसका अच्छे तरीके से व्याख्या सहित कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यदि याद हो, आपने रिवाइज किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप लोग सभी मेरे साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो इसमें भले ही मैं आंसर बताऊंगी, लेकिन आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी फिर आंसर बताऊंगी तब तक आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तभी मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब निकलेगा। एंड जो भी रियलिटी में पढ़ रहे हैं तो मैं उनसे इतनी तो आशा कर सकती हूँ कि वो जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी सारे के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, तो अब कोई छोड़ना नहीं है, देना है आपको आंसर कि इसका क्या होगा इसका क्या होगा, देख के नहीं, मैं बाद में बोलूंगी, इसलिए आप पहले ही दे देना। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हैं। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि कौन से अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है और इनमें मतलब मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है, इनमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको एक अलग से भी चैनल बताया था जहाँ पे मैंने फंडामेंटल राइट पूरा कंप्लीट करवाया था और आपको बताया था कि आप कंप्लीट कर लेना। सो यहाँ पे अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हम नहीं पढ़े, क्या नहीं किए हैं, तो इसमें आपको आंसर बताने होंगे। इसमें यदि हम बात करते हैं, हमारा पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको इसमें याद आना चाहिए कि अभी मैं आंसर लास्ट में बताऊंगी ताकि आप लोग भी आंसर बता सकें। ठीक है, तो अब इसमें क्या आता है, पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा स्टेटमेंट हमारा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, तीसरा है संवैधानिक विचार मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथे में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और छठवां हमारा आता है संपत्ति का अधिकार। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बताई हूँ कि इनमें से कितने अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं एंड कौन से अधिकार थे जिन्हें हटा दिया गया था, पहले रखा गया था फिर हटा दिया गया था। तो यहाँ पे अब पहला हमारा आता है, इसमें जो भी ऑप्शन है हमारा कि केवल 1, 2 और 5। ठीक है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार या शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या इतने ही हमारे मौलिक अधिकार हैं? बिल्कुल आप माइंड में बैठा के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद गलतियां यहाँ पे बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी आप लोगों की, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपको मैं लिखवाई भी थी कि और बोली भी थी कि आप वहां से जाके कर लीजिएगा एंड वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है दूसरा हमारा ऑप्शन, केवल 2, 3 और 4। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 की बात की गई है, 3 की बात की गई है, 4 की बात की गई, हमें मौलिक अधिकार बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तीसरा हमारा आता है केवल 1, 2, 3, 4 और 5 और चौथा है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर सी नंबर का होगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, अभी आपने इसके पहले आपके माइंड में जो आंसर आ रहा था वही आंसर आपको उसमें पुट करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा
पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आर्टिकल 32 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है। एंड स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट है। एंड आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है कि इन सभी के आर्टिकल आपको बताने हैं, ठीक है, कितने से लेके कितने आर्टिकल तक है। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार मैं एक बता दे रही हूँ कैसे बताना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है तो इसमें आर्टिकल 23 से 24 है, ठीक है। इस तरीके से इन सभी का बताना है कि इनके अंतर्गत कितने कितने आर्टिकल हैं वो बताना है। और यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन इसमें क्या किया गया था, यहाँ पे व्याख्या पे यदि हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। इसमें जो 44वां संविधान संशोधन आता है तो उससे क्या किया जाता है, संपत्ति के अधिकार जो था उसे पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि संविधान से ही हटा दिया जाता है, बस मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। और उसके पीछे की भी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे क्या था, एक टाइम था जब यहाँ पे मतलब काफ़ी असमानताएं थी और इसमें संपत्ति का अधिकार तो रख दिया गया था। अब सरकार को क्या करना था, सब में इक्वलिटी लाना था, तो उन्होंने भूदान वगैरह का कुछ चलाया था। तो उसमें से कि मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है हम दूसरों को देंगे जिनके पास बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में जब सरकार ज़मीन ले रही थी जमींदारों से तो वहाँ पे वो सीधे कोर्ट पहुँच जा रहे थे, संपत्ति का अधिकार मतलब इसको लेके आधार बना के कि संपत्ति के अधिकार का हमारा हनन हो रहा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन आता है और उसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया जाता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी यानी कि एक विधिक अधिकार रह गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्याख्या हमें पढ़नी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हमें एक दो मिल सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, संवैधानिक है, सांविधिक है और या कि विधिक है। तो आपको बताना है कि ये हमारा एक कानूनी या विधिक अधिकार है, ठीक है, जो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत अब आता है और इसमें बात की गई है। अतः अन्य सभी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो ऊपर के 5 है वो मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट है। बट संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट पहले था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था और 300A में रख दिया गया था। हालांकि संविधान में ही रखा गया बट एक कानूनी अधिकार के रूप में, यानी कि आप न्यायालय में यदि कोई आपकी जमीन वगैरह हड़प रहा है तो आप ये फंडामेंटल राइट का जो संपत्ति का अधिकार था उसको आधार बना के न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, सीधे से इसका मतलब ये है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो मैंने बताया उससे आप ध्यान रखिएगा कि अभी बताना क्या क्या है आपको, ठीक है। और पहले क्वेश्चन का जब आप कमेंट करके आंसर दे देंगे दूसरा क्वेश्चन तभी सुनेंगे। अब उसके बाद हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे बात की गई है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, इसमें से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वतंत्रता के अधिकार में हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आप ध्यान रखिएगा कि अभी स्वतंत्रता के अधिकार में मैंने जस्ट पूछा कितने से लेके कितने तक कितने आर्टिकल तक आता है, ठीक है। तो वहां पे अब क्या बातें की गई है हमारी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हमारा आता है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, तीसरा हमारा आता है कि देश में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार और चौथा हमारा आता है कि कोई भी काम धंधा करने व पेशा चुनने का अधिकार। आपको यदि याद आ रहा हो तो अभी जस्ट मैंने कल ही जब 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके बारे में, ठीक है। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, यानी 19 to 22 की आप बात करते हो तो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें अभी जो ये दिए गए हैं ना यहाँ पे 4 है स्टेटमेंट कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हमारा आता है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, तीसरा हमारे देश में कहीं आने जाने व बसने का अधिकार, कोई भी काम धंधा करने व पेशा चुनने का अधिकार। और इनमें बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने बहुत अच्छे तरीके से चिल्ला चिल्ला के बताया है ये सारी चीज़ें और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं समझ में आता तो आप पूछिए और आप पूछते नहीं हो तो मैं यही मानती हूँ कि आपको
वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जो वीडियो आधा ही देखते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट जो पूरा देखते हैं उनसे मैं उम्मीद जरूर कर सकती हूँ कि वो आज के आंसर ज़्यादातर सही देंगे। ठीक है, तो आंसर पे, मेरे बताए गए आंसर पे ध्यान नहीं देना, आपको जो समझ में आ रहा है उसे देना है आपको, और बहुत ही ईमानदारी से, क्योंकि गद्दारी आप अपने साथ करोगे। यहाँ पे हमारा पहला आता है केवल एक, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है कि 1 2 और 3, दूसरे में है 2 मतलब 1 और 2, तीसरे में है 1 2 और 4, और चौथे में उपरोक्त सभी। तो अब फंडामेंटल जो राइट है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें एक अधिकार आता है। ठीक है, इसमें से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि जितने भी है सभी हो जाएगा। हालांकि मुझे ये आंसर यहाँ पे नहीं डालना चाहिए था। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है ना वो दूसरी जगह चलने लगेगा, आंसर पे ज़्यादा देगा, बट ईमानदारी से प्लीज़ करिएगा। और मुझे पता आप लोग बहुत ईमानदार है, और एक प्रशासनिक अधिकारी को ईमानदार होना चाहिए, तो आप लोग ईमानदारी से ही आंसर दीजिएगा, आपको जो सही लगा हो क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें व्याख्या में क्या लिखा हुआ कि देश के सभी नागरिक को संपूर्ण भारत में कहीं भी रहने, आर्टिकल 19 के तहत ये सारी बातें आ रही। ठीक है, कहीं भी रहने, बसने व घूमने का अधिकार है, लेकिन कोई भी अपनी स्वतंत्रता का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। ये बात भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये जो व्याख्या में लिखा हुआ है कि हमें कहीं भी आने जाने, रहने, बसने, खाने, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है देश के किसी भी कोने में, लेकिन इतनी ही स्वतंत्रता है जितने में कि किसी दूसरी की स्वतंत्रताओं का हमारे द्वारा हनन ना हो। तो ये बातें हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे कभी पूछा भी जा सकता है कि क्या आर्टिकल 19 के तहत या स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें ये स्वतंत्रता, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करने का अधिकार है। कुछ ऐसे करके क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। तो हमारे, मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे एग्जामिनर, वो हमारे हाथ में आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी है, अब वो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक में है। हालांकि यहाँ पे भी मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, वो इसका बहुत इजी पैटर्न है। वो अभी आप लोग बहुत, मतलब कि अभी उतना भी आप लोगों स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं, इसलिए मैंने ये बहुत ही इजी है। उसके बाद यदि टफ क्वेश्चन इन्हीं में से बनाया जाए ना, तो दिमाग की ना, मतलब ऐसा होगा कि हम पढ़े क्या थे, आ क्या रहा, जबकि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है, और इसमें तो और ज़्यादा इजीली रहती है। अब इसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर का। यहाँ पे क्या बात की गई कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसमें से अभी इससे पहले मैं एक और हिंट दे दूं आपको। ये पूरे जो क्वेश्चन है तो मैंने दृष्टि से उठाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों में से जो भी वहाँ से सॉल्व किए होंगे उन्हें बहुत अच्छी बखूबी से आ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये मेरे द्वारा खुद नहीं बनाए गए हैं, ये भी रियलिटी है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लिया करिए। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती रहती हूँ कि जो भी आपको पढ़नी है कुछ भी, तो आप अच्छे तरीके से किसी वेबसाइट पे जाके पढ़िए तो अच्छा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या आता है, पहला आता है हमारा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। ये एक एक वर्ड हम लोग पढ़े हैं, पूरा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ऐसे उठाता है। आप देखिए, एक एक वर्ड आपको याद आ रहा हो तो पढ़ चुके हैं हम लोग, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। ठीक है, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट आता है हमारा कि दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से भी मतलब संवाद करने से सभी के विचारों का और अभिव्यक्ति का विकास होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे इसको ना बहुत बारीकी से पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं भी दे देता है और हम बहुत एक्साइटेड होके गलत आंसर कर देते हैं उस नहीं के चक्कर में कि नहीं तो हम पढ़े ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि कौन सा सत्य है। यहाँ पे हमारा पहला है कि केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है हमारा एक और दो दोनों, और चौथा है हमारा ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा एक और दो दोनों होगा। यानी कि अभी हमने स्वतंत्रता के अधिकार में बात
की स्वतंत्रता के अधिकार में हमने सबसे पहले देखा कि उसमें कई सारे अनुच्छेद आते हैं, यानी कि 19 से लेकर 22 तक इसमें अनुच्छेद आ रहे हैं। और 19 से लेकर 19 आर्टिकल के बारे में हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 19 में ये स्वतंत्रताएं होती हैं। उसमें 6 टाइप्स की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, हालांकि यहाँ पे 4 ही दी हुई थी। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि उनमें से जो 19 में से 6 टाइप की स्वतंत्रताएं हैं, उनमें से एक स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभी ये क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कितना डीप में जाता है। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि यदि आपको पूछा ना इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कीजिए। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस, हमारे जो भी हमारा मौलिक अधिकार है, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो तो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारा अनटचेबिलिटी का था, तो वो समानता के अधिकार से रिलेटेड था, ठीक है। तो अब इसमें मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो हमारे मौलिक अधिकार में से कौन से, मतलब कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो यदि आपको पता होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप बिल्कुल बहुत इजीली कर लेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है, तो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत आती है। तो इसमें मौलिक अधिकार हमारे 6 ही हैं, 6 ही हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ। उनके अंदर जो भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, उन्हें अपने मतलब आसान करने के लिए कि अलग अलग करके आप कर सकते हो, अनुच्छेद में बांट सकते हो, तो वो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से आप थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा। मेरा क्वेश्चन कराने का मकसद यही था, क्योंकि वेबसाइट में जाके आप भी क्वेश्चन कर सकते थे, तो हालांकि बनाना पड़ता, इसलिए मैंने वहीं से क्वेश्चन उठा लिए, बने बनाए थे। तो इसमें क्वेश्चन कराने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको मैं बता सकूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है और एनसीईआरटी पढ़ने के हमारे प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन का एंगल क्या होता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अभी कितना डीप में जा रहे हैं हम लोग, कि वहाँ पे स्वतंत्रता का पढ़ा, स्वतंत्रता के 6 उसमें डिवाइड करते हैं मैंने एक आर्टिकल का। उसके बाद भी अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ गई। आपको पता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यहाँ पे टाइम थोड़ा लगने वाला है। शांति से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा और आंसर पूरे अच्छे तरीके से दीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी हमें मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। मैं कहूँगी यदि आपको ऐसा नहीं करना, टाइम नहीं देना, तो आप बिल्कुल जा सकते हो बेशक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान आपका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें हमें बोलने की, लिखने की कला होती है, और कला मतलब किसी भी रूप से हम अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कि हमें कोई चीज़ आपको बतानी है, किस तरीके से बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और स्वतंत्र ढंग से हम किसी से भी विचार विमर्श कर सकते हैं। मेरा जो मन कर रहा मैं आपसे बोले जा रही हूँ, आपका जो मन कर रहा आप मेरे से बोल सकते हैं, इसमें कोई हमें रोकने वाला नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी दूसरे का जो भी स्वतंत्रता उसे भी मिली हुई शांत रखें। यदि हमें हल्ला करने की स्वतंत्रता मिले कि शोर मचाए, तो उसे भी स्वतंत्रता मिले कि वो चुपचाप बैठा रहे। तो इसलिए थोड़ा दोनों का ही ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा हमारा, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। एंड उसके बाद यहाँ पे व्याख्या की बात करते हैं, तो क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यही जो मैंने अभी बताया, तो व्याख्या मैं नहीं करवाऊंगी, जहाँ पे जरूरी होगी वहीं पे करवाऊंगी, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फंडामेंटल राइट जो हमारा है उससे रिलेटेड हमें निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिए हैं उन पर अभी बात करनी है। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है। पहला अधिकार हमारा, यानी पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर, ध्यान से सुनिएगा, मौलिक अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने,
प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है कि दोषी सिद्ध हुए नागरिक को कानूनी अधिकार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताना है, दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अभी मैंने यहाँ पे एक बात नहीं बताई, हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में कुछ लोग यहाँ पे गलती कर गए होंगे। ठीक है। तो अभी मैं बता रही हूँ गलती आप कहाँ कर गए होंगे। हमें क्या बताना क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। इसमें हमें बताना क्या है, सत्य है। यहाँ पे पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो, और चौथा हमारा आता है ना तो एक और ना ही दो। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल दो। ठीक है। अब दो क्यों हो जाएगा, एक क्यों नहीं? लिखा तो बहुत अच्छा खासा यही है ना, तो एक क्यों नहीं, मौलिक अधिकार क्यों नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्यों नहीं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग गलतियां कर गए होंगे इसमें क्या है कि नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, अधिकार नहीं है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार में ये नहीं कहा गया कि अधिकार नहीं है, उन्हें ये सारे अधिकार दिए गए हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हमारा पहला स्टेटमेंट गलत क्यों का हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ है। और यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ से पढ़ के आप बिल्कुल निकल जाओ, वाह मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार है। आगे नहीं, कौन पढ़ेगा, हम ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ना मैं बता रही हूँ आपको, बस क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है। उस क्वेश्चन को इतने बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड से पढ़ो कि एक दो बार में समझ में आ जाए वो। ठीक है, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कभी कभी हम लॉजिक भी लगा लेते हैं तो हमारा लॉजिक सही होता, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम उसे तुक्का कहते हैं, लॉजिक लगाना नहीं कहते। फिर उसे हम या गेस करना नहीं कहेंगे, तुक्का कहेंगे कि चलो भाई मार देते हैं राम भरोसे, सही हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत होता है, दूसरा क्यों सही है। दूसरे में क्या है कि दोषी सिद्ध हुए नागरिकों को कानूनी आधार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। यानी कि कोई नागरिक यदि दोषी सिद्ध होता है तो उसे मतलब उसके जीवन के अधिकार से व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अब कैसे वंचित किया जा सकता है, यहाँ पे क्या है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को बिना हिंसा के जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने सबका अधिकार है, किंतु ये सब किसी षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको भी ध्यान रखिएगा, किंतु ये सब किसी षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जुलूस निकाल रहे हो, पता चले कि आपके पीछे किसी और का हाथ है, बाद में पता चलता है कि यहाँ तो रियल में जो कर रहे हैं वो तो बस एक मोहरे के रूप में यूज किए जा रहे थे, पीछे तो उनके बहुत बड़ी हस्ती लगी हुई है। तो इसमें यही बताया गया है कि आप सब कर सकते हो, बट बिना किसी षड्यंत्र के, षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है। आता है क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसान आंदोलन चल रहा है और कई सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये किसान आंदोलन ना होके एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में, यानी कि विपक्षियों का इसमें पीछे से बहुत बड़ा रोल है। यानी कि वो उकसा रहे किसान को कि आप आंदोलन करो या ऐसे कुछ, मतलब हालांकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जो भी है, बट मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ कि आपको सुनने को मिला होगा कि कुछ ऐसे करते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि षड्यंत्रपूर्ण ना हो। आप अधिकार के लिए लड़ो और जहाँ भी आपको न्याय मांगना है जाओ मांगो, बट इसमें किसी षड्यंत्र का कोई भी उसमें रोल ना हो। और अतः क्या होता है कि कथन एक जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा और दोष सिद्ध नागरिक को न्यायालय द्वारा सजा के माध्यम से उसकी स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लॉजिक कैसे लगा सकते हैं कि कोई दोष सिद्ध नागरिक है, मान लीजिए, जब क्वेश्चन का आंसर ना आए तब की बात बता रही हूँ मैं, इसमें आर्टिकल 22 के तहत इसमें बात की जाती। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि कोई भी नागरिक मान लीजिए दोषी है। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कानूनी आधार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति दोषी है तो ऑब्वियस है कि उसे जेल की सजा काटनी पड़ेगी, यानी कि कोई ना कोई उसे यातना मिलेगी, और जब जेल की सजा काटनी पड़ेगी तो वहां पे उसके जो भी निजी जीवन की स्वतंत्रता है या जीवन का अधिकार है वो तो उसका कहीं ना कहीं मतलब क्या होगा कि उससे छीना जाएगा।
ठीक है, क्योंकि उसने दोष मतलब वो दोषी सिद्ध हो चुका है। तो वहाँ पे हालांकि जीवन जीने के लिए जैसा कानून चाहेगा वैसा वो जिएगा, जिंदा रहेगा, या कि हो सकता है कि फांसी की भी सजा दी जा सकती है, कोई बहुत बड़ा दोष उसका साबित हो जाए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि किस तरीके से आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा केवल यही स्टेटमेंट सही होगा, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और हमसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, इसमें हमारा 5वां क्वेश्चन आता है कि शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शोषण के खिलाफ यानी कि जो शोषण के अधिकार है, ये सारे अधिकार मुझे आप बताओगे पहले सीक्वेंस में लिख के कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और सारे के आर्टिकल बताओगे। जैसे मैंने बताया था कि समता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने से कितने तक, ये सारे आपको मुंह जवानी रटे होने चाहिए एंड उसके अंदर की बातें भी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है बधुआ मजदूरी पर रोक का मतलब रोक। और चौथा स्टेटमेंट कहता है बाल मजदूरी पर रोक। पांचवा स्टेटमेंट कहता है कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इनमें से क्या है कि उपरोक्त में से कौन से जो भी हमारे कथन दिए गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। तो इसमें पहला है केवल 1, 2 और 3। दूसरा है 2 मतलब 1, 2, 3 और 4। चौथा तीसरा है हमारा 1 और 2 और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो बी नंबर है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। पांचवा का जो पांचवा है स्टेटमेंट वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये इसमें यानी शिक्षा का जो अधिकार है वो इसमें शामिल नहीं, तो किसमें शामिल है कि आपको बताना है। यहाँ पे क्या आता है हमारा कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि व्याख्या पे ही बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जाति के अवैध व्यापार यानी कि जो भी अवैध तस्करी होती है मानव जाति की, वो और किसी किस्म के व्यागार या बेगार यानी कि आप किसी से मतलब बिना मन के या जबरन काम करवाते हो, या जो भी बधुआ मजदूरी होती है यानी कि बेगार करवाने का निषेध, बधुआ मजदूर पर रोक लगा तथा बाल मजदूरी पर रोक इत्यादि शामिल है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, शोषण का मतलब ही आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे शिक्षा का जो है वो शामिल नहीं है। और इसके बाद हमारा छठवां आता है कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को, आप सोचिए कि यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, यूपीएससी बहुत घुमा के पूछता है। तो यूपीएससी जिस तरीके से पूछ रहा है ना, हमें उस तरीके से चलना है। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आनी चाहिए कि अभी तो और भी बिल्कुल डिफिकल्ट, ये तो सीधे सीधे पूछे गए हैं। जो मैंने अभी एक एग्जांपल बताया आपको, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। मेरी बात पे यकीन बिल्कुल नहीं करना आपको। 2020 का पेपर उठाइए और देखिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। ठीक है, मैं बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ, मेरी बातों का बिल्कुल यकीन मत कीजिए। बस आप क्वेश्चन पेपर उठाइए एंड यूपीएससी का यकीन कीजिए, वो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको देके समझाया। अब यहाँ पे क्या होता है कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को क्या होता है कि पहला है धार्मिक काम काजों के प्रबंधन का अधिकार है, यानी कि धार्मिक काम काजों के प्रबंधन का अधिकार। दूसरा है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और तीसरा है कि प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। इसमें क्या हुआ, धार्मिक अधिकारों के, अब देखिए धार्मिक अधिकारों के अंतर्गत इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि धार्मिक काम काजों के प्रबंधन का अधिकार है। दूसरा है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तीसरा स्टेटमेंट इसमें कहता है हमारा कि प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। हमारा पहला स्टेटमेंट है केवल 1 और 2। दूसरा स्टेटमेंट है 2 और 3। तीसरा है केवल 1 और 3 और चौथा है उपरोक्त सभी। आंसर इज हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2। 1 और 2 क्यों होगा, क्यों मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रचार प्रसार में
कोई भी, यहाँ पे कोई भी लिख दिया गया, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट डाटा दे दिया गया आपको, बिल्कुल कह दिया गया कि कोई भी कर सकते हो आप। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिन्हें हम आंख मूंद के बंद कर सकते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से जो वर्ड होते हैं ना वो हमें बिल्कुल ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसान कर देते हैं। जहाँ पे लिखा रहता ओनली, या मतलब कि केवल वही हो, या कि इसमें एग्जैक्ट दे दिया कि कोई भी, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम हटा सकते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रचार प्रसार करने का कोई भी विधि अपनाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रचार प्रसार कर सकते हो यार, लेकिन कोई भी विधि का मतलब आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि आपको, मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों की यहाँ भी गलती हुई होगी। तो इसमें कोई भी जो विधि है ना, कोई भी विधि में आप हिंसा पे ही उतारू हो सकते हो। यदि आप हमें बोल रहे हो कि आप हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म अपनाओ, मैंने कहा नहीं अपनाना, तो आप हम पे जबरन कुछ भी करके अपनाने के लिए बाध्य कर सकते हो, क्योंकि कोई भी आ जाएगा ना इसमें कि आपको पूरी खुली छूट है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कोई खुली छूट आपको नहीं है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, बट एक दायरे में रहकर करिए। यहाँ पे आपको इतनी भी पावर नहीं मिल गई है कि आपका जो मन करेगा वही करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट राइट होगा एंड तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। और वो किसके बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में है। अब वहीं पे कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपको आंसर आने चाहिए। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे व्याख्या काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या है। इसमें क्या है कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है। साथ ही क्या है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक प्रचार प्रसार के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर और अन्य तरीकों के माध्यम से उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से ही धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। कोई भी धर्म मानने व उसके अनुसार आचरण करने का यह अर्थ नहीं कि किसी व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति, या की बात करें कि व्यक्ति किसी देवता या कथित अदृश्य व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि दे सकता है। ऐसा होने की स्थिति में वह व्यक्ति सजा का पात्र होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे बातें किस तरीके की हैं, क्वेश्चन घुमाए कैसे जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक अधिकारों के संबंध में, अभी वही हमारा चल रहा है, ठीक है। अब आता है धार्मिक अधिकारों के संबंध में, इसमें क्या बात की गई। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब क्या, किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उससे विशेषाधिकार देना नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है कि किसी निजी संस्था द्वारा संचालित संस्थान, शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या अधार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या है हमारा कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। पहला है केवल एक, दूसरा है एक और दो, तीसरा है एक तीन, चौथा है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, उपरोक्त में से सभी, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, सत्य हैं। व्याख्या में ही हम बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया कि दिए गए सभी कथन सत्य हैं, यानी कि धर्म में निरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म या पक्ष लेना या उससे विशेषाधिकार देना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो क्या कहता है कि सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। अब यहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह देता कि जो गवर्नमेंट है तो धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करे, धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए आपको बाध्य करे, कि मतलब क्या है कि कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर कर सकती है, नहीं की जगह क्या लिख दिया जाए कि कर सकती है। अब हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे है
कि आप सब कुछ करो, जबरन वाला कोई भी काम नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सरकार बाध्य नहीं कर सकती है, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं और इस राष्ट्र में हम जिस धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं, जिस धर्म को फंड देना चाहे दे सकते हैं, जिसे नहीं देना चाहे हम नहीं दे सकते हैं। ना तो गवर्नमेंट, ना तो कोई संस्था हम पे हावी नहीं हो सकती, हमें बाध्य नहीं कर सकती है कि आपको कर देना ही देना होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो राइट है, क्योंकि इसमें बात की गई है कि मजबूर नहीं कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही क्यों है, क्योंकि इसमें बताया गया कि किसी निजी संस्था द्वारा संचालित संस्थान, शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब इसमें भी देखिएगा क्या है, किसी भी निजी संस्थान, कोई भी निजी संस्थान हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, यानी कि कहीं पे भी धर्म के आधार पर कोई प्रार्थना वार्थना नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं कि वहाँ पे कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, या किसी चर्च, मंदिर, स्कूल, जो भी हमारी सॉरी मंदिर वगैरह में तो होगी जो अपने मन का कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल है जहाँ पे कि सब लोग जाते हैं, आपको वैसे सेक्टर ध्यान दीजिए कि जहाँ सब लोग जाते हैं, स्कूल में हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं एक ही स्कूल में, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक धर्म की प्रार्थना नहीं कराई जा सकती है कि हिंदू धर्म के जो भी प्रार्थना है उन्हें कराई जाए, या देवताओं को माना जाए, या मुस्लिम धर्म के जो भी हैं उन्हें माना जाए। आप स्कूल में देखते हो कि हम आइडल किसे मानते हैं, अपना गांधी जी को मानते हैं, सरदार जी को मानते हैं, नेहरू जी को मानते हैं। क्यों उसमें हम नहीं कहते जो भी शहीद हुए उन्हें मानते हैं? क्यों हम नहीं मानते कि दुर्गा माता को मान ले, या राम भगवान जी को मान ले, या कि हम जो भी अल्लाह गॉड होते हैं उन्हें मान ले, ईसा मसीह को मान ले? नहीं मानते हैं। स्कूल में कोई भी, यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर होंगे, जहाँ पे भी पब्लिक जाती है, हर एक पब्लिक जाती है, वहाँ पे ये हमें अधिकार नहीं मिले हुए हैं। इसमें ये बात की गई है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन एक दायरे में ये भी है। अब आपको समझ में आ गया कि ये तीनों स्टेटमेंट राइट क्यों है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और इसमें बात की गई है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 6 के 6 मौलिक अधिकारों में भी 1-2 क्वेश्चन बने हुए हैं, उन सबों को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों के संबंध में, जो अल्पसंख्यक वर्गों को अब कैसे अधिकार मिले हुए हैं, इसमें क्या है कि भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृत वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार नहीं है। अब इसमें क्या है कि मेरे इतना बताने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से गलती हो, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें फिर से गलती हो गई होगी। ठीक है, तो बहुत ही एक्साइटेड नहीं होना, ये यूपीएससी है, कोई वनडे लेवल का एग्जाम नहीं जहाँ एक्साइटेड होके तुक्का मारो निकल लो। यहाँ पे सोचना ही पड़ता है हमें। इसमें पूछा क्या गया, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा एक और दो, चौथा है हमारा ना तो एक ना तो दो। यानी कि अब इसमें ना तो एक है ना तो दो है, पहला हमारा राइट होगा। यानी कि जो पहला है स्टेटमेंट वो हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे क्यों गलत है अभी हम बात करते हैं। सॉरी, ये सही है, इसमें ये सही क्यों है? तो भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृत वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं, जो यानी कि जो भारत के नागरिक है, जो कोई विशेष भाषा या किसी विशेष समूह से वो संबंध रखते हो, उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। यानी वो अल्पसंख्यक हैं, तो वो मतलब अलग भाषा के लोग हैं। मान लीजिए कि जो जैन समुदाय के लोग हैं वो काफी अल्पसंख्यक मात्रा में है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं कि उन्हें पूर्ण अधिकार है। यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का थोड़ा सा मैं मतलब समझा दूं, काफी टाइम से बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये पूरा इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे समुदाय वर्ग के लोग रहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इतना इतना जो पार्ट आ गया हमारा, इतना मान यहाँ से करती हूँ मैं, ये जो हमारा इतना पार्ट आ गया हिंदू है। ठीक है, पूरे हिंदू हैं ये, यहाँ पे इंडिया में पूरे हिंदू आ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट की देखते हैं, यहाँ पे जो अगला आता है हमारा, और इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें मान लीजिए इतने में मुस्लिम हो गए। ठीक है, इतने में मुस्लिम हो गए, उसके बाद थोड़ा सा इतने में सिख हो गए, इतने में ईसाई हो गए, इतने में हमारा आ गए कि जैन समुदाय के हो गए। यानी कि ये अल्पसंख्यक सारे होंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है ये, और ये कौन से कहलाएंगे, ये बहुसंख्यक होंगे। तो यहाँ पे इसमें वही बात की गई है
कि उनको अपने संदर्भ या जो भी उनका है वो अपना संरक्षण करने का उन्हें अधिकार है। अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके तहत, वो क्या किसको आधार मान के जा सकते हैं, तो अल्पसंख्यक वर्गों को जो हमें अधिकार दिया गया है तो उसके तहत। ठीक है, अब यहाँ पे विडंबना कहाँ पे आती है, ये बात की गई कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार नहीं है, जबकि हमें जो भी अल्पसंख्यक है उन्हें शैक्षणिक संस्थान अपनी पसंद का खोलने का और चलाने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो जिस भाषा के लोग हैं वो उस भाषा में अपनी जो भी संस्थाएं वगैरह खोलना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं उन्हें पूर्ण अधिकार है। यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बात की गई कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा आता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचार के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। और दूसरा हमारा आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय माना है। और मुझे खुशी हो रही है कि जो उसमें लिखा था वो भी मैंने पढ़ा था, जो नहीं लिखा था वो भी मैंने पढ़ा था। जो इस क्वेश्चन में है इतना है कि मैंने सब कुछ कवर कराया है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा ये तसल्ली मिल रही है कि कम से कम जो भी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सुने होंगे वो बहुत ही मतलब एक भी क्वेश्चन उनसे गलत होने वाला नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो और दोनों, और चौथा है हमारा ना तो एक ना तो दो। अब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर का, यानी कि एक और दो दोनों। अब एक और दो दोनों क्यों होगा, यहाँ व्याख्या पे ही बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया कि संवैधानिक उपचार के जरिए, मैंने व्याख्या जिनकी पढ़ाई नहीं है आप लोग वीडियो थोड़ा सा पॉज करके, या तो मैं क्या करूँगी आपको PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा ये व्याख्या सहित आप पढ़ेंगे। हालांकि व्याख्या से ज़्यादा मैं समझा देती हूँ, बट फिर भी एक बार व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें क्या है कि संवैधानिक उपचार के जरिए हम हमारे अधिकारों में होने वाली कटौती, हनन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं व न्यायालय में शिकायत कर उससे पर रोक लगवा सकते हैं। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों के से ऊपर है। मौलिक अधिकारों को कम या हनन करने वालों को जो भी करने वाला कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। यदि बनता है तो उसे न्यायालय द्वारा उस हद तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा जहां तक वह मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता होगा। अब इसमें देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो भी हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है और सरकार है, ये क्या करती है कि कोई भी ला लाती है, कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है, वहाँ पे यदि उस कानून को ये माना जाता है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है या कर रहा है, उस कानून को उस हद तक, जिस हद तक वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसे जीरो मानेगा। यानी कि वो कानून अस्तित्व में आएगा ही नहीं, क्योंकि जिस हद तक वो कानून हनन कर रहा है। इस बात को आप लोग अपनी जो आपकी नोट्स होगी ना, ये सारे क्वेश्चन नोट करके और उसकी व्याख्या भी आप लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो किस हद तक जीरो मानेगा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा भी बन सकता है, यही स्टेटमेंट उठा ले क्वेश्चन के लिए और आंसर आपको कुछ दूसरा दे दे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे किस हद तक शून्य मान सकता है, तो जिस हद तक मौलिक अधिकारों का जो भी सरकार के द्वारा नियम कानून लाए जाएंगे, वहां पे जितने उसमें क्या होगा कि हनन समझ में आएगा कि यहाँ से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे वो शून्य मानेगा, पूर्ण रूप से वो लागू नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे वो विधायिका के द्वारा बनाए गए नियम कानून हो, चाहे वो कार्यपालिका के द्वारा हो, चाहे सरकार के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो, यानी कि मौलिक अधिकार हमारे सबसे ऊपर माने जाते हैं। और संपत्ति का अधिकार यही अड़ंगा लगा रहा था कि मौलिक अधिकार जब सबसे ऊपर माने जाते हैं, तो वहां पे जो संपत्ति का अधिकार था वो कहीं ना कहीं हमें संपत्ति, तो जो भी जमीन है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन उतनी की उतनी है और हमें इक्वलिटी लानी है, तो सबको बराबर देना होगा। और बराबर देना होगा तो फिर जिनकी जमीनें हम छीनेंगे वो तो हम पे बगावत करेंगे ही, डेली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है कि सबसे स्वतंत्र है, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकती है।
तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के ही मेंबर भारत स्वतंत्र होने के बाद क्या था कि मतलब वो शामिल थे। यहाँ पे संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? संविधान लागू होने के जल्दी ही संशोधन हमें करना पड़ा। 1950 में संविधान लागू होता है, 51 में ही पहला संशोधन आता है। उसमें जो भी हमारा 44वां संविधान संशोधन, और वहाँ पे हमें 9वीं अनुसूची भी इंक्लूड करनी होती है, ठीक है? और उसी में संपत्ति के अधिकार के बारे में जो भी है बताया जाता है 9वीं अनुसूची में। तो इसमें क्या किया गया था, इसी के जो हमारा संशोधन है 44, उसी के अंतर्गत 9वीं अनुसूची उसमें ऐड की गई थी। पहले 8 ही थी मूल संविधान में। तो इसमें वजह क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट जो था वो थोड़ा अपना पावर दिखाने लगा, क्योंकि पहले तक तो क्या था कि वहाँ पे जो उनकी सरकार थी वही तो उनके ही आदमी क्या थे, कोर्ट में भी थे। तो कहीं ना कहीं उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन बाद में स्थितियां गड़बड़ होती गई, सरकार किसी और की, सुप्रीम कोर्ट के जज कोई और बन रहे हैं। वहां पे क्या हुआ, क्योंकि वो लोग स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? तो उनमें क्या हुआ कि जब वो अपने अधिकार को समझने लगे कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, और उस हिसाब से जब काम करने लगे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, वहां पे भी मतभेद की स्थिति बहुत ज्यादा बन रही थी, दोनों के बीच में ही। और जब दोनों के बीच में ही सरकार और न्यायपालिका के बीच में जब मतभेद की स्थिति बनेगी, तो ऑब्वियस है कि नियम कानून तो सरकार बनाती है, और सरकार ने कहा इस समस्या की जड़ को ही खत्म कर देते हैं, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से ही हटा के रख देते हैं। क्योंकि काफी सारे, आपको पता होगा, गोलकनाथ मामला आया था, और जो भी केशवानंद बनाम भारती मामले वगैरह आए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको इसलिए वो हटाया जाता है, ठीक है? और इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा इतना समझिए कि ये जो संपत्ति का अधिकार है, कहीं ना कहीं यही रोड़ा बन रहा था कि सुप्रीम को जो भी हमारा मौलिक अधिकार है सबसे ऊपर रहेगा, इन नियम कानून जो भी बना रहे उनसे भी ऊपर। कोई हनन करता या कि कोई भी कानून ऐसा है जो हनन कर रहा है, उसे शून्य कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिना लागू किए ही। तो वहाँ पे ये सारी बातें आप थोड़ा समझ के रखिए। और उसके बाद अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बात की गई है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। मैंने आपको कहा था कि आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको यदि याद आ रहा हो। और ये भी कहा था कि आपकी नोट्स में ये लिखा होना चाहिए। अब आज नहीं आपसे क्वेश्चन बनेगा तो मेरी गलती ये नहीं होगी, गलती आपकी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, इस आयोग का गठन 1993 में किया गया। यह आयोग भी न्यायपालिका की तरह सरकार से स्वतंत्र है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या क्या है कि प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि यह आयोग देश में मानव अधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। चौथा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से स्वयं न्यायपालिका में अपील करता है, ठीक है? पांचवा स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, सारे स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। पांचवा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि यह किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद जो भी चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है, किसी भी अदालत की तरह। आपको याद आ रहा हो तो सारी बातें हम लोग किए हैं, हालांकि लिखा था तो कुछ बातें इसके बारे में हम लोग समझे भी हैं, ठीक है? लेकिन ये जो जितना हम अभी पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी में बखूबी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि वो चश्मदीद गवाहों के सम्मन भेजकर बुला सकता है, किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, वह किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी भी जेल में जांच कर सकता है या घटना स्थल पर उसकी जांच टीम भेज सकता है। इसमें से हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से, जो ऊपर दिए गए कथन है, उनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है? यहाँ पे क्या बातें की गई, कौन सा कथन असत्य है। तो मैं तो इसका आंसर जो है वो आंख बंद करके लगा सकती हूँ, एंड आई होप कि आप सभी लोग भी इसका आंसर आंख बंद करके नहीं खोल के लगाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर लगाएंगे। यहाँ पे हमारा आंसर जो होने वाला है वो उपरोक्त में से कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि कहानी अभी कुछ और होती, लेकिन ये वर्ड आके कहानी कुछ उल्टी कर दी, ठीक है? इसमें से यदि सत्य पूछता तो हम कहते हैं कि 1 2 3 4 और 5 सभी हैं, लेकिन यहाँ पे ये असत्य पूछ लिया, और असत्य पूछने के बाद हमारी तो पूरी स्टोरी ही चेंज हो गई। और यहाँ पे सीधे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम बात करते हैं क्यों कोई नहीं।
ठीक है। यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में सभी कथन सत्य है, यानी कि इस आयोग का गठन 1993 में किया गया। यह आयोग भी न्यायपालिका की तरह बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी का दबाव इसमें नहीं है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, जो भी नहीं लिखे रहे होंगे पहले, वो आज के आज अभी के अभी लिखेंगे इन सारे को, ठीक है। सारे क्वेश्चन का जो भी एक्सप्लेन है उसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा 1993, इसकी सन याद करनी है, सन भी पूछी जा सकती है आपसे। देन उसके बाद यहाँ पे आता है कि आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, यहाँ पे क्वेश्चन यही स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे दिया जाए, या ये स्टेटमेंट किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी तरीके का। पढ़नी उसमें हमें कम ही चीज़ें हैं, बस कितने एंगल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमें वो डेवलप करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आयोग ने राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, यानी कि राष्ट्रपति, ये यहाँ पे यदि प्रधानमंत्री होता तो ये भी गलत स्टेटमेंट माना जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, यानी कि जो सेवा से या कि उनका जो भी क्या होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं, या उनका जो भी है रिटायर हो जाते हैं, हाँ रिटायर हो जाते हैं। तो सेवानिवृत्त जो जज होते हैं, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, ना कि प्रधानमंत्री, पीएम सीएम किसी के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वनडे लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है। सो राइट आंसर राष्ट्रपति होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री या कोई अन्य जज वगैरह कुछ भी नहीं होगा। दिन आता है कि यह आयोग देश में मानव अधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये जो है क्या है कि मानव अधिकार को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। तो यहाँ पे कुछ और उल्टा पल्टा दे दे तो आपको समझ जाना है कि वो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा दे देता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है, यानी कि जो आयोग होता है, राष्ट्रीय मानव आयोग होता है, वो रिपोर्ट अपनी जारी करता है या सरकार को सुझाव भी देता है, या पीड़ित की तरफ से स्वयं न्यायालय में अपील भी करता है, यानी कि पीड़ित की तरफ से वो स्वयं न्यायालय में अपील भी कर सकता है। यह किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है, यानी कि जो गवाह हैं उन्हें सम्मन भेजकर वो बुला सकता है। उसके बाद किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, यानी कि कोई भी सरकारी अधिकारी करप्शन वगैरह में पकड़ा जाता है उसे वो पूछताछ कर सकता है। वह किसी भी सरकारी दस्तावेजों की मांग कर सकता है, यानी कि कोई भी दस्तावेज की मांग करेगा, वो गवर्नमेंट दस्तावेज की मांग करेगा, कोई उसे रोक टोक नहीं सकता है। किससे किससे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो भी सब मेंबर है, ठीक है, उन्हें। उसके बाद क्या है कि किसी भी जेल में जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो भी उन्हें अधिकार मिले हुए हैं और वहाँ पे ये सारी बातें तो सही दी हुई थी, लेकिन असत्य पूछा है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य होगा। यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है राष्ट्रीय मानव से लेके, इसलिए हमारा हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग इसके आयोग के बारे में रट लीजिएगा, और जब भी रिपोर्ट वगैरह आती रहती है थोड़ा उन पे भी ध्यान दिया करिए। अब हमें हाई लेवल पे जाना है, लो लेवल पे मत अब जाइएगा, ठीक है, पढ़ाई को और ज़्यादा बढ़ाइए। और उसके बाद अब आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, जो मैंने पहले बताया था, अब वहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, बहुत ही आसानी से आप लोग अब तो सॉल्व कर चुके होंगे मेरे बिना पढ़े, बिना बताए, बिना कुछ कहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधानेतर अधिकार। अब इसमें क्या बात किया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, संवैधानिक अधिकार, अभी मैंने आपको कानूनी अधिकार बताया था, अब मैं बता रही हूँ कि वो कैसे क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे बात की गई है कि संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, यानी कि जब संविधान लागू होता है
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 19 में नहीं था। अनुच्छेद हमारा जाके 30, ठीक है, हाँ 30 में था, तो 30 या 31 में था, 31 में था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो था हमारा आर्टिकल 31 में था, तो इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे है कि संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। तो थोड़ा सा मैं भी एक बार गूगल पे चेक करूंगी और आप लोग अभी सर्च मार लीजिएगा, क्योंकि कभी भी जब भी हमें थोड़ा बहुत डाउट होना तो तुरंत उसे क्लियर कर लेना चाहिए। और मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि कभी भी मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं कि 19 में संपत्ति का अधिकार है। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो भी हमारा संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल हमारा 31 के तहत था पहले, ठीक है, क्योंकि 29 से 30 तक तो हमारा जो भी अल्पसंख्यक समुदायों वाला था, और 31 में ये था संपत्ति का अधिकार, और 32 में हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे 31 ही था। मैं श्योर हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है गलतियां हो सकती हैं, तो इसलिए गूगल बाबा हैं, थोड़ा उनसे भी आप मदद ले सकते हैं, या एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है उससे भी आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मैं अभी जस्ट देखूंगी, तो इसमें क्या होता है 1 मिनट में अभी देख के आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा ये गलत है पूरा ही, या इसमें क्या होगा कि आर्टिकल जो 19 है वो नहीं होगा, 31 होगा। 31 के बाद हमारा यहाँ पे आएगा भाग 12, ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन होता है, भाग 12, ठीक है। तो भाग 12 जो हमारा है, आपको एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है फंडामेंटल जो राइट है उसके पहली पेज पे ही मिल जाएगा, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ये कानूनी अधिकार ही होगा, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें ये गलत है, आपको नहीं मानना इसमें हमारा। और यहाँ पे भी जो 19 है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आपको इसका भी आर्टिकल याद रखना होगा। कितना था हमारा, 31 था संपत्ति का अधिकार, जो पहले था हमारे मूल अधिकार में। और उसके बाद अनुच्छेद 3 का में या ए में रखा गया, 300 का या ए में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था, ठीक है। तो ये कानूनी अधिकार होगा, यहाँ पे आर्टिकल 19 नहीं होगा, 31 होगा, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखिएगा। और उसके बाद इसमें ये कानूनी अधिकार ही होगा, हमारा बी आंसर नहीं होगा, आंसर ए होगा। एंड थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें बात की गई थी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, तो कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो जब भी कभी आपको लगे ना, ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हमें एग्जामिनर पर जो क्वेश्चन बनाया है उसे भी हम डाउट कर सकते हैं, उसे भी हम गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हो कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो तभी। इसलिए जो यहाँ पे लिखा मुझे पता था, मैंने बताया ये गलत है, ठीक है। इसी तरह हमें भी अपने पूरे कॉन्सेप्ट डेवलप करने होंगे, एंड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन, मानक मानव अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है कि काम करने का अधिकार, दूसरा स्टेटमेंट है कि कामगारों को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार, तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, और चौथा स्टेटमेंट कहता है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो इनमें से क्या बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे है केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 2 और 3 उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है। अब देख लेते हैं क्यों सही है और सभी इसमें सही क्यों है। यहाँ पे है कि मानक मानव अधिकार के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। काम करने के अधिकार के अंतर्गत हर किसी को काम करने व अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर प्राप्त होता है। कामगारों को क्या होता है कि सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार और उनके परिवार से सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार प्राप्त होता है। शिक्षा का अधिकार के अनुसार मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतम शिक्षा तक समान पहुंच होना शामिल है। यानी कि इसमें क्या बातें की गई है कि जो मानक अधिकार यानी कि मानक मानव अधिकार, इसके बारे में शायद हो सकता है कि आप लोग पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, कि जो मानक मानव अधिकार के बारे में तो आपने सुना, अभी जस्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार था, ये स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, यानी कि मानक मानव अधिकार के संदर्भ में। तो काम करने का अधिकार,
कामगारों को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार है कि कहीं भी कारखाने वगैरह में जो भी कामगार काम कर रहे हैं तो उन्हें इतना अधिकार है कि वो उस जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो स्वच्छ जगह होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं कि हम इतने गंदे जगह पे काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सफाई करवाओ फिर ही काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का भी अधिकार है। उन्हें कुछ काम के दौरान हो जाता है तो उस कंपनी या उस कारखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, यहाँ पे कोई ये बात नहीं की गई है कि कोई मतलब गवर्नमेंट सेक्टर करेगी, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है। ठीक है, उन्हीं के लिए मेन रूप से बनाए गए हैं कि आपकी कोई कंपनी में काम कर रहा है कोई भी वर्कर है तो उसे सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उसे बीमा का भी अधिकार मिलना चाहिए कि कुछ दुर्घटना बस उसे कुछ हो जाता है तो उसके परिवार के लिए कुछ ना कुछ आप दो। ठीक है, या उसकी तबीयत जो भी खराब हो जाती है, आप जो उसका जो भी खर्चा है उसे उठाओ, आप उसका ट्रीटमेंट कराओ, वो सारी चीजें आती हैं किसके अंतर्गत, मानक मानव अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड ह्यूमन राइट होता है तो इसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और उसके बाद है शिक्षा का अधिकार यहाँ पे, यानी कि ये सारी चीजें इसमें आएगी तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। जिन्हें नहीं पता रहा होगा अभी तक तो पढ़ने का मतलब यही है कि जो अभी तक नहीं पता था वो हमें अब पता चल जाए। ठीक है, तो ये रहे अभी हमारे एक ही चैप्टर के क्वेश्चन हुए हैं। जस्ट मैं लाऊंगी, आप देखिए किस दिन लाती हूँ। ठीक है, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगी कब लाऊंगी, हो सकता है कि मैं कल ही ला दूं। तो वहां पे क्या होगा कि और यदि मेरा मन किया और टाइम मिल गए तो मैं आज की आज ही जो भी क्वेश्चन और बचे हुए हैं सारे क्लास के क्वेश्चन इकट्ठा करके मैं आज ही निपटा दूंगी। ठीक है, हालांकि क्या है कि क्वेश्चन जो भी है पढ़ तो आप सकते हो बट उसमें जो ये जो गलतियां होती है ना, थोड़ा गलतियों को सुधारना किस तरीके से मेरा काम वो है। तो वो चीज़ें मैं कर रही हूँ एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो मैं बहुत ऊंचा बढ़ता देखना चाहती हूँ और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। एंड आप लोग सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा बहुत ही ईमानदारी से। मुझे ये नहीं बताइएगा कौन कौन किसका, ठीक है, कितने सही हुए, बस आपको ऑप्शन जो आपको लगा हो बहुत ही शिद्दत से ईमानदारी से मेरा क्वेश्चन देखने से पहले। हालांकि क्या होता है ना कि जब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं तो फिर हमारा माइंड ना फिर सही ट्रैक पे जाने लगता है। पहले तो नहीं समझ में आता, क्वेश्चन का आंसर दिखा और यहाँ पे तो हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में आपका ये आंसर दिखेगा नहीं बट यहाँ पे जो दिखा तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसके लिए आप लोग फिर भी आंसर दीजिएगा और थोड़ा सा इनके आर्टिकल जो है ना उन्हें लिख के जरूर बताइएगा, 6 के 6 वो आर्टिकल जितने भी हैं तो उसे और संपत्ति के अधिकार वाला ध्यान में रखिएगा। एंड एक बार आप लक्ष्मीकांत का जो मौलिक अधिकार वाला चैप्टर है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसकी PDF आपको मिल जाएगी, बिल्कुल अच्छे टाइम से मिल जाएगी। ठीक है, तो उसे आप एक्सप्लेन सहित लिखना भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी एंड होमवर्क भी है आपका, ड्यूटी भी है आपकी। ये सारी चीज़ें जो भी मानो वो है, लेकिन आंसर चाहे जितना टाइम लग जाए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। और आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जो पुराने वीडियोज है उन्हें, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तो कोई लिखवाती नहीं हूँ, आपको जो लिखना था वो आप लिख चुके हो, उसकी स्पीड बढ़ा के चाहे 1.2x पे करो आप, चाहे 1.5x पे करके देखो, लेकिन उसे 1 2 बार 3 बार फिर से सुनो, उसे आप सुनिए ताकि अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो चीजें हमने पढ़ी थी उससे बाहर तो कुछ गया ही नहीं। जरा क्वेश्चन भी उठा के देखिए फिर, मतलब ये तो अपने से बनाए गए हैं जो क्वेश्चन है, यानी कि जो भी, हालांकि वो टीम बनाती है अच्छे बनाते होंगे बट आप लोग क्वेश्चन उठा के देखिए वहाँ पे कितना मतलब पूछा जाता है कैसा क्वेश्चन, और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं। तो अब देखिए वो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन जो है, क्योंकि 10th तक की क्वेश्चन जो है मुझे वो कंप्लीट कराना है 11th क्लास NCERT कंप्लीट होने से पहले पहले। ठीक है, तो अब देखिए हो सकता है कि आज शाम तक में ही आ जाए, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, किसी दिन आ जाएगा। तब तक इसे आप करते रहिए एंड उसके बाद मैं वो अगला क्वेश्चन भी लेके आ रही हूँ। ठीक है, यानी कि अभी 9th क्लास का ही चलेगा, सो डोंट वरी, आप पढ़िए बस से, मेरी तरीके से कोई कमी नहीं होने वाली, आपकी तरफ से बस कोई कमी ना हो और हम आगे बढ़ जाएंगे।